हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। माय नेम इज सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। बहुत से बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम में टॉपिक इंक्लूड रहेगा। तो देखते हैं इस टॉपिक में हमको मेन पॉइंट्स क्या कवर करने हैं। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो सेलिना पब्लिकेशंस की कॉन्साइज केमिस्ट्री है और इसमें पूरा सिलेबस कवर किया है। इसमें हम लोग बेसिकली डोब्रेनर्स ट्रायड को देखेंगे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को, मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स है, इसको डिस्कस करेंगे। एक जनरल आइडिया चाहिए हमको, डोब्रेनर्स ट्रायड क्या है या न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है। फिर किस तरीके से एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हुई, उस बेसिस पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बना, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कितने पीरियड्स होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। फिर हमको स्पेशल रेफरेंस देना है एल्कली मेटल्स को, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, हैलोजेंस का और जीरो ग्रुप का। ठीक है, तो इसका मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगती है और एक आध जगह भी अगर वो अटकते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर आप केमिस्ट्री या साइंस की किसी भी बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे तो बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो चैप्टर के बीच से बनते हैं। तो अगर आपको चैप्टर के बीच से हर एक चीज पता है तो आपको बहुत ज्यादा अलग अलग से बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की टेक्स्ट बुक सफिशिएंट रहती है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि कौन सा टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Chapter number 5, the periodic table. Introduction. It is a human instinct to classify, that is to put things of one kind in one group and of another kind in another group. देखो, ये ह्यूमन की एक इंस्टिंक्ट ही होता है कि वो हर चीज को क्लासिफाई करता है, हर चीज को सिस्टमैटिक तरीके से लगाता है ताकि उसको वो ढंग से पढ़ सके या किसी चीज को ढंग से समझ सके और जब जरूरत हो तो उसके हिसाब से उसको यूज करे, है ना। इसलिए हमने जैसे हमने बायोलॉजी में भी देखा है कि बायोलॉजी में भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लासिफाई किया गया है ना। किंगडम्स बनाए गए हैं, फाइलम्स बनाया गया है, क्लास है, ऑर्डर है, जीनस है, स्पीशीज है, अलग अलग ग्रुप में उनको बांटा गया है ताकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस ताकि हम उनको प्रॉपर्ली स्टडी कर सकें। ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी इतने सारे एलिमेंट्स जब डिस्कवर हो गए तो उन एलिमेंट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए बहुत जरूरी था पहले तो उनको क्लासिफाई किया जाए, उनको उनकी ग्रुपिंग की जाए, है ना। जितने भी एक जैसे एलिमेंट्स है उनको एक ग्रुप में डाला जाए, दूसरे प्रकार के दूसरे ग्रुप में डाला जाए ताकि कभी भी हमको कोई भी चीज किसी भी एलिमेंट को स्टडी करना है तो वो सिस्टमेटिक तरीके से हो सके और किसी भी एक्टिविटी का रिपीटिशन ना हो। राइट, तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही होती है हर चीज को क्लासिफाई करने की, हर चीज को एक प्रॉपर ग्रुप में डालने की ताकि हम उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th एंड द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी more elements began to be discovered and their individual properties and compounds had begun to be studied। 18th और 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी की शुरुआत तक बहुत सारे नए नए एलिमेंट्स की खोज होने लगी। ठीक है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में लोगों को पता चलने लगा, उनसे बनने वाले कंपाउंड्स के बारे में पता चलने लगा। तो जब इतने सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स वगैरह पता चल गए तो अब इनको ढंग से पढ़ने के लिए इनको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी था। Soon the need arose for classifying them so as to make their comparative study easier। तो इतने सारे जब एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड्स हो गए तो उनको क्लासिफाई करना बहुत जरूरी हो गया ताकि इनका कंपैरेटिव स्टडी अच्छे से की जा सके। राइट, तो अगर पूछा जाए कि क्या रीजंस थे क्लासिफिकेशन के, तो रीजंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट इट हेल्प्स इन स्टडिंग द एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, है ना। किसी भी एलिमेंट को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ने के लिए उनका क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी चीज को सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है तो पहले हम उसको छांट देते हैं कि ये चीज एक तरफ रहेगी, ये सिमिलर चीजें एक तरफ रहेंगी ताकि हम उनको स्टडी कर सकें। नेक्स्ट जो कारण था क्लासिफिकेशन का, it helps in correlating the properties of elements with the fundamental properties of all states of matter। हर एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको हम जो फंडामेंटल स्टेट्स होते हैं मैटर के उनकी प्रॉपर्टी से कोरिलेट कर सके, मतलब कितने इनमें से कितने एलिमेंट सॉलिड है, कितने लिक्विड है, कितने गैसेस है, ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसलिए भी इनको क्लासिफाई किया गया। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ वन एलिमेंट विद अनदर, किस तरीके से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सिमिलर है या डिफरेंट है, इसमें भी मदद मिली जब हमने उसको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो क्या कारण थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, पहला कारण था कि उनको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ा जा सके। दूसरा, हमको उनको कोरिलेट करने में मिले, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को हम उनके स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज के साथ कोरिलेट कर सके।
इसमें भी मदद मिली क्लासिफिकेशन के द्वारा। और तीसरा, एक एलिमेंट का रिलेशन दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो सकता है, इसको भी स्टडी करने में हमको मदद मिली क्लासिफिकेशन से, जिसकी वजह से हमने एलिमेंट्स जब ज्यादा डिस्कवर हो गए तो उनको क्लासिफाई कर दिया। In the beginning, attempts were made by chemists to classify elements on the basis of factors such as density, malleability, ductility, etc., and also to consider whether they are metals or non-metals. जब शुरुआत के तौर पर जब क्लासिफिकेशन हो रहा था, तो बड़े सिंपल तरीके से जो केमिस्ट थे वो इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे थे। जैसे या तो वो डेंसिटी के हिसाब से क्लासिफाई कर दे रहे थे कि जिनकी डेंसिटी सेम है या आसपास, उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जो जिनकी डेंसिटी डिफरेंट है उनको अलग कैटेगरी में डाल दिया। या मेलेबिलिटी के हिसाब से कर रहे थे कि कौन कौन से मेलेबल है, या इनको इनको अगर हम इन पे प्रेशर डालें तो इनकी शीट्स बन सकती हैं कि नहीं, या डक्टिलिटी के हिसाब से किया है कि इनके वायर्स बन सकते हैं कि नहीं, है ना। और बहुत ही पॉपुलर तरीका था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में, मतलब कितने जो जो मेटल्स थे उनको एक तरफ रख दिया, जो जो नॉन मेटल्स है उनको अलग तरीके से रख दिया। तो ये शुरुआत के कुछ अटेम्प्ट्स थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के। हालांकि ये जो तरीका था क्लासिफाई करने का, ये प्रॉपर नहीं था, क्योंकि आने आने वाले वक्त में और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी थी, तो वो फिर इस तरीके से क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे। बट none of the early classifications proved satisfactory because the number of elements failing in a particular group were so large that it did not serve the purpose of generalization. Actually, जब वो इस तरीके से छोटे मोटे तरीके से जब क्लासिफाई कर रहे थे ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे निकल के आ रहे थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहे थे, ना ही वो मेटल्स है, ना ही वो नॉन मेटल्स है, ना ही वो डेंसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी इस तरीके की किसी प्रॉपर्टी में फिट बैठ रहे थे। तो फिर क्या हो रहा था कि ये जो तरीका था क्लासिफाई करने का, उसको हटाना पड़ा। Next, some of the characteristics being considered varied under different conditions. कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो ऐसी होती है कि अगर कंडीशंस बदलती है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती हैं। तो फिर ऐसे केस में हम कैसे क्लासिफाई करें? नेक्स्ट, सर्टेन एलिमेंट शोड मेटलिक एज वेल एज नॉन मेटलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने बोला कि बाद में इन्होंने बहुत टू कैटेगरीज बना दी थी और एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई करना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी पता चले जो कि ना ही मेटलिक थे, ना ही नॉन मेटलिक थे। तो भाई अब इन एलिमेंट्स को हम कहाँ डालें? तो इस तरीके से कुल मिला के ये जो तरीका था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का, वो प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ हटाया गया। Obviously, scientists were in search of characteristics of an element that would never change. तो वो जाहिर सी बात है, जो साइंटिस्ट एक ऐसा तरीका सोच रहे थे कि एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई करना चाह रहे थे जो समय के साथ बदलती नहीं है ना, ताकि ऐसा रहे कि ये ऐसा ना हो कि आपने कंडीशंस बदली तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल जाए। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएगी तो फिर पता चला आपने जिस बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया है वो बेसिस ही गलत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक ढूंढनी पड़ेगी जो बदलती नहीं है, और फिर उसके आधार पे हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ेगा। It was William Prout who discovered that the atomic mass of an element never differs and that it could therefore form a truly scientific basis for a satisfactory scheme of classification. William Prout थे जिन्होंने सबसे पहले ये बात बताई कि जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, वो कभी भी डिफर नहीं होता है। मतलब जिस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो वही रहने वाला है। इसलिए अगर हमको एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करना है तो उनके एटॉमिक मास के बेसिस में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। तो जो पहले जो शुरुआत तौर पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया गया था उनके एटॉमिक मास के बेसिस में। और एटॉमिक मास को आधार बनाने के लिए किसने बोला था? विलियम प्राउट ने। क्योंकि उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे वो ढूंढ रहे थे कि ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो बदलती नहीं है। तो विलियम प्राउड ने बोला कि एटॉमिक मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बदलती नहीं है समय के साथ, तो आप इसके हिसाब से आप एलिमेंट्स को आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास को आधार बनाते हुए सबसे पहले डोब्रेनर्स ने अपने ट्रायड बनाए। ट्रायड मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। ठीक है, J.W. Dobrener, a German chemist, observed that certain elements displayed similar properties and they could be placed in groups of 3 elements each. ये नाम याद रखो, J.W. Dobrener थे, जर्मन केमिस्ट थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है और उनके तीन तीन के ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। These groups of 3 elements each were called triads. तो ये जो तीन तीन के ग्रुप बन रहे थे, तीन तीन एलिमेंट्स के जो ग्रुप बन रहे थे, इन्हीं को ट्रायड्स बोलते थे। मतलब हर एक ट्रायड में जो 3 एलिमेंट होता था उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो सिमिलर होती थी, राइट। फिर से पढ़ो इस पैराग्राफ को। Dobrener's triad. J.W. Dobrener, a German chemist, observed that certain elements displayed similar properties
and that they could be placed in groups of 3 elements each. These groups of 3 elements each were called triads. तो ये जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जो डोब्रेनर ने बनाया था, इसी को हम डोब्रेनर ट्राइड्स कहते हैं. The 3 elements of a particular triad had similar chemical properties. तो जितने भी 3 एलिमेंट आते थे एक ट्राइड में, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती थी, भले ही वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज होती थी, वो सिमिलर होती थी. In fact, Dobrener was the first chemist to show the clear relationship between properties of an element and its atomic mass. Dobrener ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज सबसे पहले दिखाई थी कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है और उसका जो एटॉमिक मास होता है उसके बीच में रिलेशनशिप होता है. मतलब एटॉमिक मास जिस तरीके से बढ़ता है वो प्रॉपर्टी भी ग्रेजुअली बढ़ती या घटती है. यानी कि एटॉमिक मास में और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन होता है, संबंध होता है. एटॉमिक मास के हिसाब से ही प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की. सबसे पहले डोब्रेनर ने ये बात को प्रूव किया था. तो डोब्रेनर ट्राइड क्या है? डोब्रेनर ट्राइड कुछ नहीं है, तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप है. जिन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती थी उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता था और उस ग्रुप को ट्राइड बोलते थे. राइट. और ये ग्रुप किसके बेसिस पे बनाए जाते थे? एटॉमिक मास के बेसिस पे बनाए जाते थे. ठीक है. वो ये बोलते थे कि जो एटॉमिक मास है और जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, उनके बीच में रिलेशन होता है. जैसा मास होता है वैसे ही वो प्रॉपर्टी शो करता है. द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट ऑफ अ ट्राइड वाज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स ऑफ द ट्राइड. ये जो चीज थी, ये जो बॉक्स है, ये इंपॉर्टेंट है. ये इन्होंने महत्वपूर्ण बात बोली थी. इन्होंने बोला था कि हमने जो तीन तीन का ग्रुप बनाया है एलिमेंट्स का, उसमें जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास बाकी के 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है. कैसे? देखो ये एग्जांपल समझा. फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायड बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का. ठीक है. अब आप देखो, पहले तो देखो ये तीनों ही का एक ट्रायड बनाया और तीनों ही जो एलिमेंट्स है ये सारे के सारे क्या है? मेटल्स. यानी कि इनकी एक प्रॉपर्टी सिमिलर है कि दे ऑल आर मेटल्स. सेकेंडली, ईच हैज एन ऑक्साइड दैट इज एल्कलाइन इन नेचर. अब चाहे कैल्शियम ऑक्साइड की आप बात कर लो या स्ट्रोनियम ऑक्साइड की बात कर लो या बेरियम ऑक्साइड की बात कर लो, इन तीनों की ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है. तो ये भी इनमें प्रॉपर्टी सिमिलर है, यानी कि ये ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं. तीनों की केस में वैलेंसी क्या थी? 2 थी. तो वैलेंसी 2 थी, यानी कि ये तीन आप देख रहे हो ना कि जो इस ट्राइड में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इन्होंने डाला था, ये तीनों ही एलिमेंट्स मेटल थे, तीनों के ऑक्साइड एल्कलाइन थे और तीनों की वैलेंसी 2 थी. तो इस हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, तो इनका एक ट्राइड बन गया था. अब इन्होंने दूसरी बात ये बोली थी कि जो भी ट्राइड बनाते हैं उसमें से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का ट्राइड बनाया, तो जो बीच वाला जो एलिमेंट है यानी कि स्ट्रोंशियम, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज होगा. ठीक है. अब इसको देखो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. सिंस these elements have similar chemical properties, they were put together in one group to form a triad called the Dobrener's triad. क्योंकि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी, इसलिए इन तीनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया और ये बन गया डोब्रेनर का ट्रायड. ठीक है. The atomic mass of calcium is 40, strontium is 88 and the barium is 137. अब देखो, अगर देखा जाए तो कैल्शियम का मास, एटॉमिक मास कितना होता है? 40 होता है, स्ट्रोंशियम का 88 होता है और बेरियम का 37 होता है. It is noticed that the middle element strontium has atomic mass approximately equal to average, that is mean value of the atomic masses of calcium and barium. अब देखो इन्होंने बोला था ना कि जो एटॉमिक मास होता है बीच वाले एलिमेंट का, जब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इन्होंने डाला तो बीच में क्या आया? स्ट्रोंशियम. ठीक है. और आप देख रहे हो कि जो जो इसका मास है, इसका जो मास होगा बीच वाले एलिमेंट का, उसका जो मास होगा वो ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला था कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो बाकी के 2 के एटॉमिक मास का एवरेज होता है. तो देखो, पहला एलिमेंट है कैल्शियम, या इसका एटॉमिक मास क्या है? 40. थर्ड वाला एलिमेंट क्या है? बेरियम, इसका एटॉमिक मास क्या है? 137. एवरेज क्या होगा? आप कैल्शियम का और बेरियम का जो एटॉमिक मास है उसको ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो. जब इसको ऐड किया तो कितना टोटल आया? 177 डिवाइड बाय 2 यानी कि 88.5. और आप देख रहे हो कि जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है वो भी 88 है, मतलब इसी मास के आसपास. तो उनकी ये वाली बात भी सेम प्रूव हो गई कि हाँ, कि जो बीच वाला एलिमेंट होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बीच
बीच वाला एलिमेंट होता है इसका एटॉमिक मास बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता है ना। क्योंकि आपने देखा कि कैल्शियम का 40 था और आप बेरियम का 137 था। जब 40 प्लस 137 का एवरेज निकाला गया तो वैल्यू 88.5 आई, जो कि 88 के क्लोज है। तो ये बात उनकी प्रूव हो गई। ठीक है, दिस इज नियरली द सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रोंशियम, दैट इज 88। सेकेंड जो पॉइंट था, द थ्री एलिमेंट्स क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दे आल्सो फॉर्म द ट्राइड। दूसरा जो उन्होंने ट्राइड बनाया था वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडाइड का बनाया था, आयोडीन का बनाया था। ये तीनों के तीनों नॉन मेटल्स थे। ये वाटर से रिएक्ट करके एसिड्स बना रहे थे और इन तीनों की वैलेंसी 1 थी। ठीक है, तो पहला ट्राइड इनका बना था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। दूसरा ट्राइड इन्होंने बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब इसका भी इन्होंने देखा कि क्लोरीन का देखो एटॉमिक मास कितना है, 35.5, राइट। कितना एटॉमिक मास है क्लोरीन का, 35.5, और आयोडीन का है 127। तो 35.5 प्लस 127/2 किया तो कितना आया, 162.5/2, और इसको सॉल्व किया तो 81.25 आया। और ये लगभग तुम्हारे जो बीच वाला एलिमेंट है ब्रोमीन, उसके एटॉमिक मास के बराबर आ गया। तो ये वाला ट्राइड भी इनका सक्सेसफुल हो गया कि हाँ ठीक है भैया, बीच वाले का जो एटॉमिक मास होता है वो आगे पीछे के एटॉमिक मास के मीन के बराबर होता है, राइट। लेकिन फिर भी ये क्या हो गया, ये वाला जो क्लासिफिकेशन था ये फेल हो गया, क्योंकि ये जो इनका जो लॉजिक था ना वो हर एलिमेंट के साथ फिट नहीं बैठ रहा था। कुछ एलिमेंट में तो इन्होंने प्रूव कर दिया, पहला वाला ट्राइड में प्रूव कर दिया, दूसरा वाला ट्राइड में प्रूव कर दिया, लेकिन जब ये आगे कुछ और एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने लगे ना, तो उनकी ये वाली बात जो कि बीच वाले एलिमेंट का जो वेट होता है बाकी दो के एवरेज के बराबर होता है, ये बात गलत प्रूव होने लगी थी, है ना। तो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से लॉ ऑफ ट्राइड को हमको डिस्कार्ड करना पड़ा था। पहला था, Dobrinus failed to arrange all the then known elements in the form of triads। उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स बने थे उन सारे एलिमेंट्स को ट्राइड के रूप में अरेंज करना मुश्किल हो रहा था। या तो उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हो रही थी, या उनका बीच का जो एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास आ रहा था वो बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर नहीं आ रहा था। तो जितने भी एलिमेंट उस वक्त खोजे जा चुके थे उनको सारे के सारे एलिमेंट्स को ट्राइड्स के रूप में क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो ये एक कारण बड़ा जिसकी वजह से डॉबरेनर्स ट्राइड को डिस्कार्ड कर दिया गया। दूसरा क्या था, द लॉ डिड नॉट फुली अप्लाई इवन विद इन द सेम फैमिली। जैसे हेलोजेंस की बात कर ली जाए, हेलोजेंस में क्या क्या आ जाता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। अगर हेलोजेंस की भी बात कर ली जाए तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनका तो प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, लेकिन वो भी इसमें जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग हेलोजेंस, दैट इज फर्स्ट थ्री मेंबर्स, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तीनों की तीनों आपके क्या है, हेलोजेंस है। अगर इन तीनों को भी अगर हमने ले लिया तो आपका जो आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन, इसका एटॉमिक मास कितना है, 19। ब्रोमीन का कितना है, 80। ठीक है, अगर इसका हमने एवरेज निकाला तो 49.5 निकला। जबकि आपके जो बीच वाला जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास निकल रहा है 35.5 निकल रहा है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये वाला जो लॉजिक था ना कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा, उनके एवरेज के बराबर होगा, वो लॉजिक भी सारे एलिमेंट से फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से डोब्रेनर्स ट्रायड का जो क्लासिफिकेशन था उसको ड्रॉप करना पड़ा था, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए डोब्रेनर्स ट्रायड क्या था, डोब्रेनर्स ट्रायड में क्या करता था, जो जो जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त पता थे उनके 3 दिन के ग्रुप बनाए जाते थे, और वो तीनों जो एलिमेंट्स होते थे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती थी। पहला ये होता था, और दूसरा ये होता था, अधिकतर जो हाँ, जो ट्राइड्स बने उनमें जो मिडिल वाला जो एलिमेंट होता था उसका जो एटॉमिक मास होता था वो बाकी के दो एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होता था, यानी कि मीन के बराबर होता था। ठीक है, लेकिन ये लॉजिक कुछ ही एलिमेंट्स में चल पाया, सारे एलिमेंट्स में नहीं चल पाया, जिसकी वजह से डोब्रेनस ट्राइड को हमको डिस्कार्ड करना पड़ा। और जो डोब्रेनस ट्राइड था वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया था एलिमेंट्स को। Dobrinus scheme of classification of elements was not very successful, though it did contain important insights and principle। हालांकि ये क्लासिफिकेशन बहुत सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उस वक्त के साइंटिस्ट को काफी इसको सीखने को मिला, और इसको आधार पर बना के उन्होंने आगे दूसरा तरीका निकाला एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, John Newland, a scientist and a lover of music, arranged elements in ascending order। ठीक है, इन्होंने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे इनको म्यूजिक का भी बड़ा शौक था, और ये साइंटिस्ट भी थे, इन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक मास के उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, राइट।
असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, एंड फाउंड दैट एवरी एट एलिमेंट हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और इन्होंने बोला कि हर आठवां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होती है। जैसे कि आपने देखा कि जैसे सात सुर होते हैं ना, और पहला और आठवां सुर सेम होता है ना, तो उसी तरीके से इसमें जस्ट एज द एट नोट ऑफ अ म्यूजिकल ऑक्टेव इज द सेम एज इट्स फर्स्ट नोट, है ना, जैसे सात सुर हुए और फिर जो आठवां होता है वो पहले जैसे सिमिलर होता है। तो इन्होंने उसी तरीके से बोला था कि जैसे जिस तरीके से म्यूजिक में ऑक्टेव होता है कि हर एक एट नोट फर्स्ट नोट से सिमिलर होता है, ठीक उसी तरीके से एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं तो हर आठवां एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होगी। Based on this observation, Newland gave his law of octaves for classification of element। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ octave। इसको याद करना, ये पूछेंगे क्या था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octave, तो ये आपको याद करना है। According to Newland's law of octaves, when elements are arranged by increasing atomic mass, the properties of every eighth element starting from any element are a repetition of the properties of the starting element। अगर हमने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो किसी भी आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी का रिपीटिशन होगा, यानी कि सिमिलर होगी। ठीक है ना, जैसे कि अगर वेस्टर्न म्यूजिक में बात की जाए तो वेस्टर्न म्यूजिक में ये 7 नोट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इंडियन म्यूजिक की बात की जाए तो सा रे गा मा पा धा नी हमें पता है ना। फिर क्या था, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आता है, फिर रे गा मा पा धा नी, फिर सा आता है, तो ये बार बार रिपीट होता है ना। उसी तरीके से वेस्टर्न म्यूजिक में भी ये 7 नोट्स होते हैं और फर्स्ट और 8 नोट सिमिलर होता है। तो इसी पे के हिसाब से इन्होंने सारे एलिमेंट्स को ऐसे सात उसमें अरेंज किया। तो फिर देखा कि पहला अगर एलिमेंट हाइड्रोजन है तो एट्थ कौन सा होगा, फ्लोरीन। फिर अगर पहला हमने फ्लोरीन लिया तो एट्थ कौन सा हो जाएगा, क्लोरीन। तो ये तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर होगी, राइट। उसी तरीके से अगर हमने पहला मान लिया लिथियम तो आठवां कौन सा हो जाएगा, सोडियम। कैसे, देखो पहला लिथियम तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एट्थ क्या हो जाएगा, लिथियम। तो लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, है ना। इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से टेबल बना लिया और इन्होंने देखा कि हर आठवीं वाले जो एलिमेंट्स है वो प्रॉपर्टीज में सिमिलर है। मतलब अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो लिथियम सोडियम पोटेशियम और कॉपर और रुबिडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। फिर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक और स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। उसी तरीके से इनकी इनकी और इनकी। तो इन्होंने क्या किया कि 7 उसमें अरेंज किया और इन्होंने देखा कि हर आठवीं की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले से सिमिलर है। फिर से एक बार देख लो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी एलिमेंट आर अ रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार्टिंग एलिमेंट। तो हर आठवीं एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है स्टार्टिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सिमिलर होती है। Newland divided the elements into horizontal rows of seven elements, each as shown above. The noble or inert gases were not known at that time। तो उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी 63 या 66 एलिमेंट्स उस वक्त थे, तो उन सबको इन्होंने इस तरह से अरेंज कर दिया। उस वक्त तक नोबल गैसेस यानी कि जो इनर्ट गैसेस थे उनकी खोज नहीं हुई थी, इसलिए उनका टेबल नहीं बनाया था। तो सारे जितने भी एलिमेंट्स वो जानते थे, तो उनको सबको ऐसे 7 उनके ग्रुप बना दिए थे। मेरिट क्या था न्यूलैंड्स और क्लासिफिकेशन का, दिस सिस्टम वर्क क्वाइट वेल फॉर द लाइटर एनिमल। जो हल्के एलिमेंट्स थे, मतलब जिनके एटॉमिक मास कम था, उनके लिए तो ये जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन वो सही था, वो उनकी थ्योरी में फिट बैठ रहा था। यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात की जाए तो ये बात इनकी यहाँ तक सही साबित हो रही थी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। इट रिलेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स टू देयर एटॉमिक मासेस, और एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही प्रॉपर्टीज जो थी वो बढ़ या घट रही थी। तो एटॉमिक मास से रिलेशन भी दिख रहा था। तीसरा, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज शोन दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पहली बार जब न्यूलैंड्स ऑक्टेव का क्लासिफिकेशन आया तो पहली बार देखा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होती है, मतलब एक डिस्टिंक्ट पीरियोडिसिटी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वही जो प्रॉपर्टी होती है वो रिपीट होती है। इसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो आगे चल के फिर फ्लोरीन में भी वही प्रॉपर्टी दिखी, फिर उसके बाद क्लोरीन में वही प्रॉपर्टी दिखी, यानी प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट कर रही थी आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो ये जो पीरियोडिसिटी होती है प्रॉपर्टी में, ये भी पहली बार न्यूलैंड ऑक्टेव के द्वारा ही पता चला। Newland was honored in 1887. The Royal Society presented the Davy Medal to Newland in 1887 for his work on classification of elements। फिर इनको इस classification of element में एक अवार्ड भी मिल गया। लेकिन स्टिल इस वाली क्लासिफिकेशन में भी कुछ कमी थी, जिसकी वजह से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को भी डिस्कार्ड कर दिया गया।
क्या कमी थी? पहला रीजन था फॉर डिस्कार्डिंग द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विथ हेवियर एलिमेंट। हमने बताया ना कि लाइटर एलिमेंट के लिए तो ठीक था, जब तक एटॉमिक मास कम था तब तक तो इनका ये जो लॉजिक था वो चल रहा था, लेकिन जहां पर हैवी एलिमेंट्स आने लगे जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा था, वहां पर इनका लॉजिक नहीं बैठ रहा था। दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट वर्क विथ हेवियर एलिमेंट दैट इज दोज लाइंग बियॉन्ड कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो इस न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, यानी कि कैल्शियम तक तो बात सही थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक कैल्शियम तक तो सही था, लेकिन फिर जो तुम्हारा आगे के जो एलिमेंट्स थे ना वो फुली तरीके से इस टेबल को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। As more and more elements were discovered, they could not fit it into Newland's octave. तो जैसे जैसे और एलिमेंट्स की खोज हो रही थी तो न्यूलैंड के ऑक्टेव में वो फिट नहीं बैठ रहे थे। नेक्स्ट क्या था? न्यूलैंड्स adjusted two elements, cobalt and nickel, in the same slot, and these were placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. दूसरा आप देखो कि इस वाले इस टेबल में आप कोबाल्ट और निकल को उसी ग्रुप में इन्होंने रखा, इसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन रखा है ना? तो पहली बात तो भाई दो एलिमेंट को एक ही पोजीशन कैसे दे दी, है ना, ये चीज। दूसरा, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज तो इनकी प्रॉपर्टी से एकदम ही डिफरेंट है, तो फिर इनको इस वाले ग्रुप में कैसे डाल दिया? तो ये भी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए थे। तो वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि क्यों डिस्कार्ड किया, क्या रीजन था, तो आपको यही रीजन लिखना पड़ेगा कि भाई कैल्शियम के बाद के जो हैवी मेटल्स थे, हैवी एलिमेंट्स थे, वो इनके क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठ रहे थे। दूसरा रीजन आप ये वाला दे सकते हो कि कोबाल्ट और निकल को उसी ग्रुप में डाल दिया था जिसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन वगैरह थे, और जबकि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज तो इनसे सिमिलर ही नहीं थी। दूसरा, एक ही ग्रुप में या एक ही पोजीशन में कोबाल्ट और निकल को डाल दिया गया था, जबकि इनको अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए ना, तो वो नहीं दिया था, तो ये भी एक रीजन था। Iron, which resembles cobalt and nickel in the properties, has been placed far away from these elements. और दूसरी तरफ आयरन जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से सिमिलर थी, है ना, आयरन कौन सा है? ये है आयरन, है ना, आयरन जिसकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल जैसी है, वो इसमें और उसमें बड़ा दूरी है, ये पहले ग्रुप में है तो वो सातवें में है, राइट? तो इन्होंने क्या पता चला, डिसिमिलर को एक ग्रुप में डाल दिया और सिमिलर को अलग ग्रुप में डाल दिया, तो फिर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ये तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कारण था जिसकी वजह से इस जो क्लासिफिकेशन था इसको भी डिस्कार्ड करना पड़ा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आया था वो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आया था। ये काफी पॉपुलर हुआ था, काफी दिन तक चला भी था, हालांकि इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आ गए थे, लेकिन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ने काफी हद तक चीजों को सॉर्ट आउट कर दिया था। In 1869, Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist, arranged all the 63 elements known at that time in increasing order of their atomic mass. 1869 में इन्होंने, मेंडलीव ने, जितने भी 63 एलिमेंट्स उस टाइम पे जाने जाते थे, इनको इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, यानी कि छोटा एलिमेंट पहले और फिर उसको छोटे से बड़े में अरेंज कर दिया। Elements with similar properties were put one after the other in the same vertical कॉलम। जितने भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक के बाद एक सेम कॉलम में रखा। Elements with similar properties were put on one after the other in the same vertical column with blank spaces where the expected periodicity of the properties was disrupted. और अगर बीच में कुछ ऐसी एलिमेंट आ गया जिसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती नहीं थी तो वहां पे स्पेस छोड़ दी इन्होंने और नेक्स्ट को फिल कर दिया। तो यानी कि जहां पे इनको ऐसा लग रहा था, डाउट लग रहा था कि अरे नहीं यहाँ पे कोई और आएगा, तो इन्होंने ये डाउट पे छोड़ दिया था कि आगे जब डिस्कवरी होगी तो वो वाला एलिमेंट यहाँ पे फिट बैठ जाएगा। तो इस तरीके से इनके पीरियोडिक टेबल में ब्लैंक स्पेसेस भी थी, ताकि आने वाले समय में जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो वो अगर इस पोजीशन में फिट बैठेंगे तो उनको रख देंगे। विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिड नॉट टैली विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड अबव इट। तो क्या था? Elements with similar properties were put one after the other in the same vertical column with blank spaces where the expected periodicity of the properties was disrupted. That is, where the properties of an element did not tally with the properties of the element placed above it. है ना? सपोज करो कि वो क्लासिफाई कर रहे हैं, अब जो है एक ये एलिमेंट फिट बैठ गया, ये एलिमेंट फिट बैठ गया, ये फिट बैठ गया, लेकिन दूसरा वाला एलिमेंट जो है इसमें फिट नहीं बैठ रहा, तो फिर उन्होंने इस जगह को खाली छोड़ दिया, है ना, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में डिस्कवर होगा तो अब फिर बाकी के एलिमेंट्स को वो करने लगे अरेंज। He observed that the element with similar properties occurred at regular intervals. This is called the periodicity of the properties. इन्होंने भी सेम बात करी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो पीरियोडिक होती है, यानी आफ्टर सर्टेन इंटरवल टाइम वो रिपीट होती है, राइट? तो इन्होंने भी पीरियोडिसिटी पे बात कही कि जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक होती है, यानी कि आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम वो प्रॉपर्टी रिपीट होती है।
तो बेस्ड ऑन दिस प्रोपाउंडेड अ लॉ दैट इज कॉल्ड, इसको मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। तो आप याद रखना, वो डोब्रेनॉर्स लॉ भी पूछेंगे, मेंडलीव लॉ ऑफ ऑक्टेव भी पूछ सकते हैं, या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो क्या है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मासेस की पीरियोडिक फंक्शन होती है, यानी एटॉमिक मासेस के हिसाब से प्रॉपर्टीज होती है, और आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिपीट होती है, राइट? Physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic masses. Now, periodic table is a chart of elements prepared in such a way that elements with similar properties occur in the same vertical column. Periodic table एक प्रकार का चार्ट है, एक प्रकार का चार्ट है जिसमें जितने भी सिमिलर एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही कॉलम में आते हैं. It is called periodic because elements with similar properties occur at fixed interval. इसको periodic इसलिए बोला गया है क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद इसमें रिपीट होते हैं. इसको हम पीरियड्स कहते हैं. एंड इट इज कॉल्ड अ टेबल बिकॉज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म. और उसको टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेबुलर फॉर्म में अरेंज है. तो जो पीरियोडिक टेबल होते हैं उसमें वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रोज होती है, राइट? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको ग्रुप कहते हैं, ये ग्रुप है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उनको पीरियड कहते हैं. आप इस डायग्राम को देख के समझ सकते हो, ठीक है ना? ये जो है ये पीरियोडिक टेबल है. पीरियोडिक टेबल में जो ये वाले जो वर्टिकल है ना ये ग्रुप्स कहलाते हैं बेटा, ये ग्रुप्स कहलाएंगे, है ना, राइट? और ये जो हॉरिजॉन्टल्स है ना ये हॉरिजॉन्टल है तुम्हारी, ये आपके हॉरिजॉन्टल पीरियड्स कहलाते हैं. तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज कर देते हैं. तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है. तो ये टेबल की तरह लग रहा है ना, जो टेबल में क्या होते हैं, रोज और कॉलम्स होते हैं. तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रोज और कॉलम्स है, इसलिए इसको टेबल बोला गया है, राइट? और इन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया गया है. एसेंशियल फीचर्स क्या आते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के? Mendeleev's periodic table contains vertical column called groups and the horizontal rows called period. याद रखो, जो vertical column होते हैं उनको groups कहते हैं, और जो horizontal rows होती है उनको period कहते हैं, है ना? जो ऐसे vertical columns थे इनको group कहते हैं, और जो horizontal rows है इनको periods कहते हैं. There are in all 8 groups, group 1 to group 8. कुल मिला के मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे. देखो 8 ग्रुप है कि नहीं? वन कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो 8 ग्रुप है, 1 to 7. Each of these groups from 1 to 7 is divided into two subgroups A and B. 1 से 7 तक जितने भी ग्रुप हैं जब वो A और B में डिवाइडेड है. 1 A 1 B, 2 A 2B, 3 A 3B, 4 A 4B, 5 A 5B, 6 A 6B, 7 A 7B. 8 वाला A और B में डिवाइड नहीं किया है इन्होंने, ठीक है? ग्रुप 8 हैज दो सब ग्रुप, ठीक है? 8 में A और B नहीं है, 7 तक A और B है. इनर्ट गैसेस वर नॉट नोन एट दैट टाइम. उस वक्त नोबल गैसेस का पता नहीं चला था, इसलिए इनर्ट गैसेस की कोई भी पोजीशन नहीं बनाई गई थी. All elements of subgroup of group 8 which has no subgroup have similar properties and show the same valency which is equal to the group number for up to 4th or group number subtracted from 8, that is group 5 to 7. All elements of subgroup have similar properties and show the same valency. जितने भी सब ग्रुप होते थे उन सबकी वैलेंसी सेम होती है. जैसे आप ये बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे 1A ग्रुप में आ रहे हैं. इन सबकी वैलेंसी 1 1 1 1 है, ठीक है? उसी तरीके से दूसरे जो उसमें भी आ रहे हैं उनकी वैलेंसी भी सेम होगी. फिर ऐसी तरीके सेकंड ए का जो ग्रुप था सबकी वैलेंसी 2 2 2 आ रही है, राइट? थर्ड वाले का 3 3 3 आ रही है. तो इस तरीके से जो जो वैलेंसी थी वो सेम थी. All elements of subgroup have similar properties and have show the same valency which is equal to the group number. उनकी ग्रुप नंबर के हिसाब से थी. फर्स्ट ग्रुप के है तो इनकी वैलेंसी 1 होगी, सेकंड ग्रुप वाले की वैलेंसी 2 होगी, थर्ड ग्रुप वाले की 3 होगी, फोर्थ ग्रुप वाले की क्या होगी आपकी 4. फिर फिफ्थ ग्रुप वाले की वैलेंसी क्या होगी 8 - 5 यानी कि 3. सिक्स ग्रुप वाली की क्या होगी 8 - 6 यानी कि 2. सेवन ग्रुप वाले की क्या होगी 8 - 7 यानी कि 1, राइट? All elements of subgroup have similar property and show the same valency which is equal to the group number up to 4 or group number subtracted from 8 from 5th to 7. In a period, elements gradually change from metallic to non-metallic characters or metallic character decreases as move from left to right. इस टेबल में जब पीरियड्स की बात होती थी तो जब एलिमेंट्स लेफ्ट टू राइट मूव होता था, यानी कि फर्स्ट ग्रुप से
सेवन्थ ग्रुप की एट्थ ग्रुप की तरफ आता था तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता था। यानी कि स्टार्टिंग वाले मेटल्स होते थे, मेटल 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 मेटल, फिर नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स नॉन मेटल्स होने शुरू हो जाते हैं, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट की तरफ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता था। जो यही लिखा है, इन अ पीरियड एलिमेंट्स ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल रो। तो ये आप ध्यान से देख लो कि ये उस वक्त 63 एलिमेंट्स थे। 63 एलिमेंट्स को मैंगलीव ने पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया था। ये सारी के सारे जो एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज थे। जो टेबल थी, जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो ग्रुप्स कहलाते थे, जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो पीरियड्स कहलाते थे। ग्रुप कितने थे? 8 ग्रुप थे। जो 1 से लेके 7 थे वो फर्दर दो सब ग्रुप्स ए और बी में डिवाइडेड थे, लेकिन 8th वाला सब ग्रुप में डिवाइड नहीं था। ठीक है। जो ग्रुप नंबर होता था उनकी वैलेंसी वही होती थी। जैसे ग्रुप नंबर 1 है तो ग्रुप नंबर वन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, चाहे 1 ए में आए चाहे 1 बी में आए, उन सबकी वैलेंसी क्या होगी? 1। 2 में जितने भी एलिमेंट्स थे, चाहे वो 2 ए में आए या 2 बी में आए, सबकी वैलेंसी होगी 2। तो इस तरीके से था, राइट। तीसरा उन्होंने बताया था कि जो मतलब उतनी वैलेंसी थी 4 तक ऐसे ही चलता था। ठीक है, लेकिन 5th के बाद जो वैलेंसी होती थी वो 8 से माइनस करने के बाद आती थी। मतलब 5th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी वैलेंसी क्या आती थी? 8 - 5। 6th वाले की वैलेंसी क्या आती थी? 8 - 6। 7th वाले की वैलेंसी आती थी 8 - 7, यानी कि 1। ठीक है। उस वक्त नोबल गैसेस की खोज नहीं हुई थी। जो पीरियड्स थे, जो स्टार्टिंग के पीरियड्स थे वो मेटल्स होते थे, बाद के नॉन मेटल्स होते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में जब मूव करते थे तो मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो जाती थी। Mendeleev's periodic table was published in German journal in 1872. He used letter R to represent the element of that particular ग्रुप। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी वो जर्मन के जर्नल में पब्लिश हुई थी 1872 में। इन्होंने एक सिंबल यूज किया था आर, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हाइड्राइड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 इज रिटन एज RH4। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ग्रुप का जो हाइड्राइड है उसको जो मतलब जो जनरल सिंबल जो उन्होंने यूज किया था वो आर था, है ना। जैसे ये R2O जनरल, मतलब अब इस आर में कुछ भी, जैसे इस वाले ग्रुप की बात की, जब अपन को हाइड्रोजन की बात करनी है तो R2O बना रहा है। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H2O। अगर हम लिथियम लगा देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Li2O, है ना। अगर हम सोडियम बना देंगे तो Na2O। इस तरीके से बन जाएगा। अगर तुम हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनाओगे तो अगर पहला वाला तुम्हारा हाइड्रोजन तो वही रहेगा लिथियम हाइड्राइड, तो LiH। यानी कि आर की जगह आप एलिमेंट जो एलिमेंट दिया गया ना वो डालते रहो, है ना। आर की जगह में सोडियम लिख दिया तो NaH बन जाएगा, सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम लिख दिया तो पोटेशियम हाइड्राइड बन जाएगा। तो इस तरीके से वो हो रहा था, राइट। उसी तरीके से सेकंड वाला है, सेकंड वाले जितने भी एलिमेंट थे वो RO के तरीके से बना लेते हैं। बेरिलियम का ऑक्साइड बनेगा तो क्या बनेगा? BO बनाएगा। बेरिलियम का जो हाइड्राइड बनेगा वो क्या बनेगा? BH2 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से वो कर रहे थे। तो इन्होंने एक जनरल नाम दे दिया था आर। तो इस तरीके से ये इस फॉर्मूले को देख के उन्हें पता चल जाता था कि जितने भी बाकी के जो एलिमेंट्स थे उनका जो कंपाउंड्स बनेंगे उनका फॉर्मूला क्या होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्राइड ऑफ कार्बन इज CH4, ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप RO2 इज CO2, है ना। तो अगर कार्बन वाले की बात की, जैसे ये वाले ग्रुप की बात की जाए, है ना, तो इसका फॉर्मूला RO2 आ रहा है तो कार्बन का ऑक्साइड होगा तो CO2 हो जाएगा। अगर इसका हाइड्राइड हो जाएगा तो CH4 हो जाएगा। तो ये बात सही होगी। Marriott क्या थे Mendeleev's table के? Grouping of elements. He generalized the study of the elements then known to a study of mere 8 groups. इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त थे उन सबको 8 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया था। नेक्स्ट, गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज फेल इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप, Mendeleev लेफ्ट सम गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। ये इंश्योर करने के लिए जो कि सारे एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी है वो एक ही ग्रुप में आए, इसलिए उन्होंने जो एलिमेंट्स फिट नहीं बैठ रहे थे उनकी जगह ब्लैंक छोड़ दी थी, ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट डिस्कवर हो और उनकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट से सिमिलर होगी तो उसको ये पोजीशन दे दी जाएगी। These gaps were left for subsequent inclusions of element not known at that time. Mendeleev correctly thought that such element would be discovered later, और ये बात हुआ भी। तो आगे चल के ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए जो इन गैप्स में फिट आ गए। Prediction of properties of undiscovered element. He predicted the property of then unknown elements on the basis of the properties of element lying adjacent to the vacant slot. और जो जगह खाली छूट गई थी उसकी प्रॉपर्टी इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी इस वाले एलिमेंट की और उस वाले एलिमेंट से मिलती जुलती होगी। मतलब इसके आगे आगे पीछे आजू बाजू के जो एलिमेंट्स होंगे
उनसे इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती होगी। और ऐसे ही होता था जब नया कोई एलिमेंट डिस्कवर होता था, अगर उनकी प्रॉपर्टी इस तरीके से सिमिलर होती थी तो फिर उसको वो वाली पोजीशन दे दी जाती थी। ही एक्चुअली प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स इन 1871। तो इन्होंने 1871 में ही कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इस लॉजिक के हिसाब से डिस्कवर कर दी थी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एका एल्यूमिनियम मीन्स वन प्लेस बिलो एल्यूमिनियम इन द ग्रुप। जैसे एक एल्यूमिनियम के नीचे एक जगह छोड़ दी थी इन्होंने, है ना, तो उसको एका एल्यूमिनियम करके नाम दिया था। तो एका एलिमेंट मीन्स वन प्लेस बिलो एल्यूमिनियम इन द ग्रुप, इट्स एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम डिस्कवर्ड इन 1876। इन्होंने क्या किया था, एक पोजीशन देखो इस टेबल में फिर से देखो, एल्यूमिनियम कहाँ है, अ, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम के बाद इन्होंने ये वाली स्पेस जो आपको खाली दिख रही है ना, ये स्पेस इन्होंने छोड़ दी थी। तो इन्होंने कहा था जब आगे चल के कोई जो एलिमेंट आएगा वो इस जगह पे फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो आगे चल के जो ये जगह भरी वो गैलियम ने भरी। गैलियम की प्रॉपर्टी वही थी जो इन आजू बाजू से मिलती जुलती थी, ठीक है ना। तो वही इन्होंने बोला था कि एका एल्यूमिनियम मीन्स वन प्लेस बिलो एल्यूमिनियम, इट्स एटॉमिक मास केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम डिस्कवर्ड इन 1876। तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी, वो जो गैलियम डिस्कवर हुआ था उसकी प्रॉपर्टीज वही सिमिलर थी जो कि उन्होंने उस वक्त प्रेडिक्ट करी थी कि अगर कोई एलिमेंट आएगा इस पोजीशन में तो उसकी ये प्रॉपर्टी होगी। और जब गैलियम डिस्कवर हुआ तो उसमें वही वही प्रॉपर्टी पाई गई थी। प्रॉपर्टीज ऑफ एका सिलिकॉन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ जर्मेनियम। उसी तरीके से एका सिलिकॉन नाम की जो जगह छोड़ी गई थी उसकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर थी। तो जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी एका सिलिकॉन से मिलती जुलती थी, जो कि मेंडलीव ने उस टाइम पे ही बता दिया था, है ना। जैसे एका गैलियम है तो इन्होंने बताया था जो एल्यूमिनियम के नीचे जस्ट जो एलिमेंट आएगा उसको उस वक्त इन्होंने एका एल्यूमिनियम का नाम दे दिया। इन्होंने बोला था इसका एटॉमिक मास लगभग 68 आएगा, डेंसिटी इतनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट इतना होगा, वैलेंसी ये होगी, फॉर्मूला ये होगा। जब आगे चल के गैलियम डिस्कवर हुआ तो वाकई उसका एटॉमिक मास 68 के पास यानी कि 69.7 ही आया। उसकी डेंसिटी 5.9 के पास यानी कि 5.91 ही आई। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो 302 केल्विन यानी कि लो ही था। उसकी वैलेंसी 3 निकली और उसका फॉर्मूला भी ये निकला। तो यानी कि उनकी ये वाली बात प्रूव हो गई। उसी तरीके से सिलिकॉन में जस्ट नीचे जिसकी पोजीशन थी उसको उन्होंने ईका सिलिकॉन बोला था, और बोला था कि ईका सिलिकॉन जब डिस्कवर होगा तो उसका जो मास होगा वो 72 होगा, डेंसिटी इतनी होगी, मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, वैलेंसी ये होगी और फॉर्मूला ये होगा उसके ऑक्साइड का। तो यही हुआ जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसका जो एटॉमिक मास था वो 72 के पास यानी कि 72.6 आया। उसकी जो डेंसिटी थी वो भी 5.5 के पास 5.36 ही आई। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई आया, उसकी वैलेंसी भी 4 आई और उसका फॉर्मूला भी इसी तरीके से आया। तो मेंडलीव ने जो अंदाजा लगाया था वो उनका अंदाजा सही बैठा था। Next, incorrect atomic mass corrected. He was able to correct the values of atomic mass of elements like gold and platinum by placing these elements strictly on the basis of similarities in their properties. अच्छा, कुछ एलिमेंट्स थे जैसे गोल्ड और प्लैटिनम, उनका एटॉमिक मास को इन्होंने करेक्ट किया और उन्होंने उनको प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उसके बेसिस पे उनको पोजीशन दी, ठीक है। या यानी कि उनके मतलब उनकी उनकी प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट से सिमिलर थी फिर उन्होंने प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस दी ताकि उसकी एटॉमिक मास को, ठीक है। जैसे ये गोल्ड है ना, गोल्ड है और सिल्वर कहाँ गया, ये गोल्ड और प्लैटिनम की बात वो कर रहे हैं ना, गोल्ड और प्लैटिनम। तो गोल्ड और प्लैटिनम की जो प्रॉपर्टी जिन एलिमेंट से मिलती जुलती थी उन्होंने इन एलिमेंट की पोजीशन उस जगह पर दे दी जहां से इनकी प्रॉपर्टी से मिलती जुलती थी, ना कि इनको एटॉमिक मास के हिसाब से फिर अरेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे, यानी कि इन्होंने प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था बजाय कि एटॉमिक मास के। लेकिन फिर क्या डिफेक्ट था, बेंटली पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो उसका क्या ड्रॉबैक था, पहला तो फर्स्ट ड्रॉबैक जो था वो था एनॉमलस पेयर्स। द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट डिड नॉट फॉलो बेंटलीव प्रिंसिपल। एक्चुअली एक जो पेयर बना था वो बेंटली प्रिंसिपल के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा था। आर्गन का एटॉमिक मास था 39.9, इसकी पोजीशन पोटेशियम से पहले थी जबकि पोटेशियम का मास था 39.1। भाई अगर लॉजिक है कि तुमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास दिया है तो पहले पोटेशियम आना चाहिए फिर आर्गन आना चाहिए। लेकिन मैंडलिव पीरियोडिक टेबल में आर्गन की पोजीशन पहले थी और पोटेशियम की बाद में थी, तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, है ना। जैसे आर्गन पोटेशियम की है और आर्गन कहाँ है, आर्गन है ए आर, राइट। तो आर्गन की पोजीशन बाद में दे दी, मतलब आर्गन की पोजीशन पहले दे दी और पोटेशियम की बाद में दे दी। तो इनका ये कैसा लॉजिक है, जिसका वेट ज्यादा है वो पहले आएगा, राइट। इसमें आर्गन कहाँ दिख रहा है, एक मिनट।
तो पीरियोडिक टेबल में तो आर्गन नहीं दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब आर्गन का अरेंज किया तो उन्होंने तो आर्गन विद एटॉमिक मास 39.9 प्रीसीड पोटेशियम विद एटॉमिक मास 39.1, मतलब आर्गन पहले था पोटेशियम के, जबकि एटॉमिक मास के हिसाब से पोटेशियम को पहले होना चाहिए बजाय आर्गन के। सिमिलरली कोबाल्ट विद एटॉमिक मास 58.9 प्रीसीड्स निकल विद एटॉमिक मास 58.6। उसी तरीके से कोबाल्ट पहले था जिसका एटॉमिक मास 58.9 था, जबकि निकल बाद में था जिसका एटॉमिक मास 58.6 था। जबकि होला क्या थी, निकल पहला होना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए। तो ये जो एनिमलस पेयर जो थे, ये डिफेक्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। पूछते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या डिफेक्ट था, तो आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से टेलुरियम विद एटॉमिक मास 127.6 को पहले रख दिया आयोडीन से, जिसका मास उससे कम यानी कि 126.9 था। तो ये तीन थे जिसमें जिनका एटॉमिक मास का प्रॉब्लम आ रहा था, एनिमलस पेयर थे, मतलब तो कम वाले का एटॉमिक, जिसका एटॉमिक मास कम था उसे बाद में रखा, और जिसका ज्यादा था उसे पहले रख दिया। तो ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, आइसोटोप्स की पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि भाई अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आइसोटोप है तो उसको कौन सी पोजीशन देंगे, क्योंकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के हिसाब से बना था। और एटॉमिक मास में तो, और आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका जिनका जो मास होता है वो सेम होता है, राइट। एटॉमिक मास क्या होता है, जो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मास। है ना, आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। आइसोटोप्स आइसोटोप्स एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है लेकिन जिनके एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव periodic law, isotopes of an element must be given separate places in the periodic table since they have different atomic masses, but they have not assigned separate places. तो इस हिसाब से आइसोटोप्स की जो पोजीशन होनी चाहिए वो सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर एटॉमिक मास से डिफरेंट है तो ये पोजीशन ही बदल जानी चाहिए। जैसे जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन के दो तुम्हारे क्लोरीन के दो वो होते हैं आइसोटोप्स, राइट। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं। एक क्या होता है, एक होता है आपका क्लोरीन के जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी तीन होते हैं, वन, हाइड्रोजन टू और हाइड्रोजन थ्री। है ना, तो इस तरीके हिसाब से हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स की पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो यानी कि क्या हुआ कि फिर ये गड़बड़ थी, तो मतलब यानी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप जो थे वो प्रॉपर नहीं आ रहे थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। है, जैसे क्लोरीन का एक 17 होता है, एक 19 होता है, राइट। तो ये आइसोटोप जो होते हैं इनकी पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन दोनों क्लोरीन को उन्होंने एक ही पोजीशन में दे दिया था। तो इस चीज को, वो आइसोटोप की पोजीशन को सही तरीके से बता नहीं पा रहे थे कि भाई उसको कहाँ रखें, राइट। अकॉर्डिंग टू Mendel's periodic law, isotopes of element must be given separate places in the periodic table since they have different atomic mass। क्योंकि इनके atomic mass different है, तो क्लोरीन 17 की पोजीशन अलग होनी चाहिए, क्लोरीन 19 की पोजीशन अलग होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तीसरा जो ड्रॉबैक था वो ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स। जो डिसिमिलर एलिमेंट्स है उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया था, जैसे कि एलिमेंट्स कॉपर एंड सिल्वर bear no resemblance to alkali metals like lithium sodium but they have been placed together in the first group। जैसे कि कॉपर और सिल्वर को फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया था, और जबकि फर्स्ट ग्रुप में थे एल्कली मेटल यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम। कॉपर और सिल्वर की प्रॉपर्टी इन एल्कली मेटल की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट थी। जब प्रॉपर्टी ही डिफरेंट है तो फिर भाई आप कॉपर और सिल्वर को इस ग्रुप में क्यों डाल रहे हो, ये जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स। और एक तरफ तो जो डिसिमिलर थे उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया था, और जो जो सिमिलर थे उनको अलग अलग ग्रुप में डाल दिया था, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम। या इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लेकिन गोल्ड का ग्रुप अलग था, प्लेटिनम का ग्रुप अलग था, तो भाई ये भी एक गड़बड़ थी। पांचवी जो प्रॉब्लम थी वो थी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। इट डज नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं वो उनको ये नहीं जस्टिफाई कर पाए थे। दूसरा क्या था, हाइड्रोजन की पोजीशन भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन को फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी। इट वाज कंसिडर्ड इन ग्रुप 1A एज वेल एज ग्रुप 7A। इन्होंने हाइड्रोजन को 1A ग्रुप 1A में भी डाल दिया था, ग्रुप 7A में भी डाल दिया था। ये क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों बनाता है, जैसे HCl में ये क्या बना रहा है, पॉजिटिव आयन, जबकि NaOH में क्या बनाया है, नेगेटिव आयन। तो उसको फर्स्ट ए ग्रुप में भी डाल दिया और सेवंथ ए में भी डाल दिया। तो भाई ऐसा थोड़ा हो सकता है कि एक ही एलिमेंट की दो दो पोजीशन हो, राइट। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से आपका जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था वो भी डिस्कार्ड हो गया। तो आज के टॉपिक में यहीं तो पढ़ाएंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगी एटॉमिक नंबर या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे है, यानी कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। आज जितने भी हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं, भले ही वो डोग्रेनर्स का क्लासिफिकेशन हो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हो, या मेंडली पीरियोडिक लॉ का, सारा के सारे क्लासिफिकेशन में एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई किया था। लेकिन अब हम कल जो पढ़ेंगे
उसमें जो क्लासिफिकेशन होगा, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स क्लासिफाई होंगे वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होंगे। राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार चैप्टर अपनी बुक से रीड करो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।